नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ प्रेम में है अंशुमन जी। ये हमारा सबसे खास शो है, अर्थात हमारे और आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब, जिसमें आज मैं और अंशुमान जी जब बहुत दिन बाद मिले तो एक ही रंग की शर्ट पहनकर मिल गए। शर्ट भी पहन ली हम लोगों ने। कैसे रहे अंशुमान जी, क्या हाल चाल है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हूँ सिद्धांत। और लंबे समय बाद आपको की अर्थात में वापसी हुई है। खर्चा पानी में बीच में होने वाली थी, फिर होते होते रह गई। होते होते रह गई थी। जी। व्यस्तताएं इतनी ज्यादा है। हमारा एक चैनल हाँ है, वो हमने नया चैनल लॉन्च किया है यूट्यूब पर, ललन टॉप यूपी नाम से। तो हाँ। उसको लेकर व्यस्तताएं काफी ज्यादा है। मैं यात्राओं में उलझा हुआ हूँ, अभी भी यात्रा के बीच में से जी। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। और ललन टॉप यूपी पे अर्थात में आए उसके पहले स्टोरी बात के पहले आपको बता दूं कि मेरा एक नाम पड़ चुका है। हम्म। मुझे चश्मे वाले भैया कहा जाता है। अच्छा। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, लोग शर्ट पे बोलेंगे तो शर्ट तो बहुत दूर है, मेरे चश्मे पे मुझे बोला जाने लगा है। हाँ। जैसे एक हम व्लॉग वगैरह शूट करते हैं तो एक व्लॉग में मैं अपने होटल के कमरे में लेटा हुआ हूँ, रात के 12 1 बज रहे हैं, तो मैं लेटा उठा हुआ हूँ, उसमें लोग बोल रहे हैं चश्मे वाला हमेशा मूड में रहता है, सो आराम के मूड में रहता है। उसमें चश्मे वाला भैया कभी गाना गा रहा है, चश्मे वाला भैया कभी पॉलिटिकल बातचीत कर रहा है, तो यही सब हो रहा है। तो ललन टॉप यूपी पे ये सब है। हमारे दर्शक अगर ना देख पाए हो तो वो सब भी देख सकते हैं। अब अर्थात वाले पूरे मजमे में हम लोग आते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिछले अर्थात, जो हमारा पिछला अंक था। शीर्षक था न होता ये तो क्या होता। प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी बहस है, पूरी गुत्थम गुत्थी है, उसमें अंशुमान जी उतरे हैं। उस पूरी बहस को लेकर उतरे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच में आंकड़े कहीं बसते हैं। इस पूरी बाइनरी से अलग, इस पूरी बाइनरी पर जब आप चलते हैं आपको लगता है कि वही एक रेखा है जिसपे चलना चाहिए, वो आंकड़ों की रेखा है कि। और इसमें हम लोग पहले भी अंशुमान जी, मुझे याद है कि बात हम और कर आप चुके हैं। डिस्कशन कर चुके हैं कि हम हाँ। टैक्स देते हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस भी देते हैं, शिक्षा के लिए टैक्स भी देते हैं, तमाम चीजें हम हाँ। दोहरी अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो। उस पर कुछ सवाल है शुभम जी, और मेरे भी कुछ क्वेरी है कहा, जिस पर हम बातचीत करेंगे इस अंक के आखिर में। और आगे बढ़ा जाए, इस बार इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या पढ़वा रहे हैं? सिद्धांत, इस बार का अंक ओबीसी रिजर्वेशन पे है, क्योंकि ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे आयाम खुले हुए हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में वहां के राजनीतिक दलों का अलग रुख है, अलग अप्रोच है। इसको लेकर ये पूरा अंक और इसकी कवर स्टोरी ये समझने की कोशिश करती कि ओबीसी की पॉलिटिक्स क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिटिक्स से क्या चाह रही है, बाकी दलों को क्या आशंका और क्या चिंता है, जातिगत जनगणना के भी मुद्दे उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक बड़ा चुनाव सामने खड़ा हुआ है, उसके बाद अगले साल फिर कुछ चुनाव होने वाले हैं। तो भारतीय राजनीति में ओबीसी और जाति के पर आधारित चुनाव एक वास्तविकता है। तो इसकी परतें खोलते हुए, इसके सारे राजनीतिक आयामों को समझते हुए इस बार की कवर स्टोरी ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी जातिगत जनगणना और इससे जुड़ी राजनीति पर है। अरे बहुत जरूरी टॉपिक है अंशुमान जी। मतलब अच्छा। मुझे मेरी स्मृति जो कहती है, आपकी तो आप तो ज्यादा ही पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं ज्यादा लंबे समय तक, कि जब भी किसी जाति को आरक्षण देने की बात होती है तो उन्हें ओबीसी कोटे में ही सल्टाया दिया जाता है। जाता। फिर सुप्रीम हाँ। कोर्ट की रूलिंग आती है, तमाम चीजें आती है। मतलब आप जाट आरक्षण का आंदोलन देख लीजिए, तमाम चीजें जो होती रही हैं देश में, उनको ओबीसी कोटे में ही डालने की बात होती है। ओबीसी क्रीमी लेयर और इसकी सब यहाँ पर भी बातचीत होती है कि उनको दिया जाएगी। इसी ग्रुप के आरक्षण पे सबसे ज्यादा बहस हुई है देश में। और ये बड़ा जंजाल है। हर राज्य में अलग अलग ओबीसी हैं। कुछ राज्यों में जो पिछड़े हैं वो दूसरे राज्यों में अगड़े हैं। कुछ राज्यों में कुछ राज्यों में जिनको अगड़ा माना जाता है उनको पिछड़े में रखा जाता है। और भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वोट बेस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जब इसमें कोई खलबली होती है तो उसका असर बहुआयामी होता है। तो हम इस कवर स्टोरी के जरिए नापने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने गहरे तक ये बहस गई है ओबीसी वाली राजनीतिक दलों के भीतर। बढ़िया। और इस हफ्ते का अर्थात है, इसका शीर्षक जो है वो है ये दाग दाग उजाला। जीडीपी के आंकड़े आए हैं। जीडीपी के मतलब कहा जाता है, हिंदी साहित्य में कहा जाता है कवियों की लिस्ट, नई लिस्ट निकली है। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि जीडीपी के नए आंकड़े आए हैं। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बढ़ेगी, और अच्छे से बढ़ेगी, ज्यादा मुस्तैद तरीके से बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर वो ब्रह्म वाक्य याद करिए जिसको अंशुमान जी ने अर्थात में एक बार कोट भी किया था
कि जीडीपी इज वन आइड मॉन्स्टर। जीडीपी एक आंख वाला राक्षस है, उसके पास सब कुछ देखने की दृष्टि नहीं है। और मुझे अंशुमान जी एक चीज यहाँ भी याद आती है कि ग्राउंड पर इस समय घूमते दौरान हमें एक लड़की मिली थी, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी और उसने बहुत अच्छे से बताया, वो ग्रेड कोर्स में थी इकोनॉमिक्स की, उसने ही बताया था कि जीडीपी है, सब कुछ है, ये नंबर्स हैं, इस नंबर्स में ये असंगठित क्षेत्र कहाँ है, ये सब ये लोग कहाँ हैं जो नहीं दिखते, जो संख्याओं के बाहर बसते हैं। उसने वो मुझे वो याद देख के बारहा वो वाला एपिसोड याद आ रहा है जो हमने ऑफिस में शूट किया था हम दोनों ने। तो इस पूरे वन आइड मॉन्स्टर के बारे में एक फिर से एक प्रोजेक्शन आने के बाद अंशुमान जी बता रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों के देश में एक बेरहम तरीके से नौकरी जाती है, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। पार्किंग का एक ठेकेदार है, वो रिक्शा चलाने लगता है और फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति की नौकरी जाती है तो उसको कोई नोटिस नहीं मिलता है। एक टैक्सी ड्राइवर की 3 टैक्सियां बिक जाती हैं, लोन कंपनी ले जाती है, तो बचे कुचे पैसों से अपना विजिटिंग कार्ड छपवाता है, बोलता है कि साहब हमें गाड़ी चलाने का मौका दीजिए। और इन सब के बीच में प्रोजेक्शन आता है कि साहब 20% की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ी। मतलब एक डार्क, मुझे मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में याद आ रही है जिसमें वो इसी तरह के धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलते हैं और एक बड़े चित्र से उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। अंशुमान जी, बारी आप। सिद्धांत धन्यवाद। इसका शीर्षक हमने जानबूझकर वो जो फैज की नज्म है, और वो नज्म अपने आप में जिन लोगों ने सुनी होगी, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, तो ये उजाला तो है, उजाला ऐसा नहीं है कि नहीं है, जीडीपी रिकवर कर रहा है, बाजार खुलने शुरू हुए हैं, पर ये दाग दाग उजाला है, ये पूरा उजाला नहीं है। और ये जो सहर है ये इसके ऊपर जो रात का साया है। तो जब जीडीपी के आंकड़े पिछले तिमाही में आए और भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक तिमाही में 20% की रिकवरी दिखाई, जो कि पिछले तिमाही की गर्त से थोड़ा सा कम थी, तो बहुत सारी चर्चाएं हुई अलग अलग, हमने खर्चा पानी में भी उसको डिस्कस किया। लेकिन उसके बाद जब हम उन आंकड़ों को भीतर से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमें 3 चरित्र उसमें दिखाई दिए, 3 या 4 चरित्रों को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए जिनका आपने जिक्र किया, इसलिए हम इसको ऐसे शुरू कर रहे हैं कि 4 चरित्र मेरे सामने घूम रहे थे और मैं उन जीडीपी के तिमाही आंकड़ों में उनको ढूंढ रहा था कि उनका चेहरा कहाँ है। क्योंकि जो रोजलिंग ने कहा है ना कि एक वन आइड मॉन्स्टर है जो एक आंख से देखता है, तो उस वन आइड देवता या मॉन्स्टर आप कुछ भी कहें, उसकी आंख में क्या ये 3-4 लोग दिखते हैं जो हमारे आसपास हैं। उसमें मेरे पास एक सज्जन मुझे मिले, उनका नाम संदीप है, नाम हमने बदल दिया है, वास्तविक नाम उनका कुछ और था। दिसंबर 2019 में उनके पास 3 टैक्सीज थी। 2 टैक्सी पर उन्होंने ड्राइवर रखे थे जिन्हें वो 15-16 हजार रुपए देते थे और खाने पीने का और बाहर ठहरने का खर्चा देते थे। एक टैक्सी वो खुद चलाते थे। लॉकडाउन के बाद मई जून आते आते उनकी 3 कारें खरीदारों ने उठा ली, क्योंकि उनकी 3 कारें लोन पर खरीद थी। क्योंकि 3 कारें चल रही थी इसलिए उनका किस्त का रोटेशन बंधा हुआ था, वो किस्त देते जाते थे, तनख्वाह निकल दी जाती थी और बच जाती थी। अब वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सोसाइटी जाकर अपना कार्ड गेट पर छोड़कर आते हैं कि भैया किसी को ड्राइवर की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, हम दिहाड़ी ड्राइवरी करेंगे। एक दूसरे सज्जन हैं, एक दूसरी महिला हैं जिनके बारे जो आपके आसपास होंगे, चरित्र वैसे हैं जो हमारे दिख रहे हैं। उनकी अचानक, वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, अच्छा खासा स्कूटी से जाती थी, सब कुछ था, अचानक उनकी नौकरी चली गई। उनके स्कूल ने उनकी पिछली 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी, बगैर बताए उनकी नौकरी खत्म कर दी। एक सुमित जो फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, वो फाइनेंस कंपनी अचानक बंद हो गई, उन्होंने तो हिसाब भी नहीं किया और कहा कि आप नौकरी से बाहर, आपका पिंक स्लिप हो गया। गुड़गांव के एक मॉल के सामने एक रवि हमें मिलता था जो वहां पार्किंग चलाता था और गाड़ियां पार्क कराता था। अब सुनते हैं कि वो अपना दतिया में अपने कस्बे में रिक्शा चला रहा है। अब जो बहस हमारे सामने है वो ये है कि क्या भारत में कोविड के पहले के दिन लौट आए हैं? क्या जिस प्री कोविड क्लिशे को हम बार बार जिसका इस्तेमाल करते हैं कि हम प्री कोविड लेवल पर पहुंच गए हैं, क्या हम वहां पहुंच गए हैं? क्या जीडीपी के इस आंकड़े में, जिसमें पिछले साल -24.4% का जो श्रिंक था या जो गिराव मंदी थी, और जो इस साल 20.1% की रिकवरी है, इसकी जो बधाई चारों तरफ बज रही है, जो सारे आंकड़े और भारत की अर्थव्यवस्था की रिकवरी के जो दावे किए जा रहे हैं, उनमें संदीप के, सुधा के, सुमित के, रवि के चेहरे क्यों नहीं दिखते हमको? हमें
उनके चेहरे हमें इसमें क्यों नहीं दिखते? यहां से हमने इसको समझने की कोशिश की। दरअसल है क्या कि मंदी होती ही ऐसी है सिद्धांत, मंदी में डूबते सब एक साथ हैं पर उभरते सब एक साथ नहीं है। स्लो डाउन जब होता है, ग्रोथ रेट किसी महीने 6, किसी क्वार्टर में 6% है और किसी क्वार्टर में 5.5% हो गई तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मंदी होती है तो जो डूबने वाले लोग, जितने ज्यादा लोग डूबते हैं, उभर कर बाहर आने वाले लोग उससे बहुत कम होते हैं। और इसलिए हमेशा यह कहा जाता है कि जब हम अर्थव्यवस्था को करीब से समझें तो हमें मंदी के दौर में प्रतिशत ग्रोथ के बजाय ठोस आंकड़ों को पढ़ना चाहिए। तो हम ठोस आंकड़ों की बात करके फिर सुमित, रवि, सुधा और संदीप को तलाशने निकलते हैं जीडीपी के आंकड़ों में कि वो कहां हमें दिखते हैं। जैसे अप्रैल जून 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्पादन 35.85 लाख करोड़ रुपए था, 35.9 लाख करोड़ रुपए मान लीजिए, जो पिछले साल घटकर 24.95 लाख करोड़, 26.95 लाख, 26.95 लाख करोड़ हो गया। और इस साल ये इस तिमाही में जिसका आंकड़ा हमारे पास आया है, ये 32.38 लाख करोड़ रुपए रहा है। 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में तो ये काफी नीचे है ही, पिछले साल की जो गिरावट है उसकी भी रिकवरी नहीं। और 2019-20 की पहली तिमाही सिद्धांत 6 साल की सबसे खराब तिमाही थी। 2019-20 की पहली तिमाही अगर आप जरा सा गूगल सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि 5% की विकास दर थी और माना गया था 6 साल में पहली तिमाही में इतनी खराब वृद्धि दर आई थी। तो पहली चीज तो कि हम अगर ठोस आंकड़ों में बात करें, उत्पादन के मूल्य की बात करें, ग्रोथ की बात ना करें। पिछली बार एक उदाहरण देके बता चुके हैं कि हमारी इनकम 100 रुपए थी कोविड से पहले, बाद में टूटकर 50 रह गई और अब उसमें 20 रुपए बढ़ गए, तो हमारे तो 30 रुपए के नुकसान अभी वहीं हम खड़े हुए हैं। ये सामान्य समझ है इकोनॉमी की जो ठोस आंकड़ों में दिखती है। तो हम प्री कोविड लेवल तक तो नहीं पहुंचे और प्री कोविड लेवल भी सबसे अच्छा लेवल नहीं था हमारा। प्री कोविड लेवल भी 6 साल का सबसे खराब लेवल था। लेकिन इस आंकड़े में भी हमें इस ठोस आंकड़े में भी हमको सुमित, सुधा और रवि नहीं मिलते। इन्हें ढूंढने के लिए हमें कुछ दूसरे आंकड़ों को देखना पड़ता है जिनके कुछ स्ट्रिंग्स, कुछ हिस्से, कुछ छोटे मोटे संकेत हमें जीडीपी के भीतर दिखाई देते हैं। एक खबर अप्रैल जून के महीनों में चर्चा में रही, कुछ विज्ञापन बड़े चर्चा में रहे, हमने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया। विज्ञापन छोटे छोटे अक्षरों में पूरे पेज के विज्ञापन थे एक बड़ी फाइनेंस कंपनी के जो सोने की और जेवरातों की नीलामी कर रही थी। वो मनप्पुरम फाइनेंस थी। मनप्पुरम फाइनेंस ने अप्रैल से जून 2021 के बीच 1500 करोड़ रुपए के जेवरात नीलाम किए जो उसके पास गिरवी रखे गए थे। ये इससे पहले के 3 महीने में, यानी अप्रैल से पहले के 3 महीने में करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास के जेवरात बिके थे। अगर आप तुलना करें इस नीलामी की पिछले साल से तो 2020 में जबकि कोविड की स्थिति थी उस समय यह नीलामी केवल 8 करोड़ रुपए थी। मनप्पुरम के पास ये जो रखे हुए सोने के जेवरात थे ये वो उन आम गरीब लोगों के थे जो छोटे मोटे लोन लेकर अपना काम धंधा, कोई ठेला चलाता था या कोई बाकी काम करता था। ये छुड़ा नहीं पाए, उनका कारोबार टूट गया, उनका रोजगार टूट गया। गोल्ड लोन कंपनियां पीछे दूसरे बैंकों से कर्ज लेती हैं और उसे आगे बांटती हैं और जो उसका मार्जिन है वही उनका प्रॉफिट होता है। पीछे से उनके पास पीछे बड़े बैंक खड़े होते हैं जो गोल्ड लोन कंपनियों को पैसा देते हैं। तो उन्होंने ये इन जेवरात की नीलामी की और उस नीलामी से वो पैसा जो उनके ऊपर कर्ज था, क्योंकि क्रेडिट का एक साइकिल था, उस कर्ज को चुकाया। यहां आपको कहीं संदीप, सुधा, रवि दिख जाएंगे एक साल में, क्योंकि ये उन लोगों के बीच में है। सिर्फ सोना नहीं, अब पिछली जो तिमाही, जिस तिमाही में हम सबसे शानदार ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उस तिमाही में भारत के कई बैंकों ने अखबारों में बाकायदा सूचना छपवाकर लोगों के मकानों की नीलामी की। आप जरा सा अगर करीब से अखबारों को खबर के अलावा पढ़ते हो, विज्ञापन भी पढ़ने लायक चीजें होती हैं, हम लोग तो विज्ञापन भी पढ़ते हैं क्योंकि खबर विज्ञापनों में भी होती है, और ये मनप्पुरम वाली खबर तो विज्ञापन से ही निकली थी। तो बहुत सारे जगह कम से कम आधा दर्जन बैंकों ने ऐसे विज्ञापन दिए जिसमें कि मिडिल क्लास लोगों के जो घर थे, जो कर्ज चुकाने में टूट गए थे, वो उन्होंने नीलामी पर रखे और उनकी नीलामी शुरू हो गई। स्टेट बैंक ने जब अपने तिमाही नतीजे घोषित किए, इस साल की पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए, सिद्धांत उन्होंने बताया कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के लोन जो रिटेल सेक्टर में हैं वो मुश्किल में हैं और उसमें डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं। उसके ठीक पहले
हमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने यह बताया, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है जहां पर हमें जो जीडीपी के अंदर नहीं मिलता, जो जीडीपी के बाहर के खड़े हुए आंकड़े। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन वो संस्था है जो यह हमें बताती है कि ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितनी तेजी से हो रहे हैं। उसने बताया सिद्धांत कि वर्ष 2021 में ऑटो डेबिट रिजेक्ट होने का एवरेज 40% के आसपास पहुंच गया। यानी आपकी किस्तें डिफॉल्ट होने लगी, खातों में पैसे नहीं थे इसलिए ऑटो डेबिट सक्सेसफुल नहीं हुए। 40% के आसपास ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शंस रिजेक्ट हुए, जबकि 2019 में केवल 20 से 22% के आसपास ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होने की चुनौती आती थी। ये तीन आंकड़े हमें जीडीपी के उस अंधेरे हिस्से की तरफ ले जाते हैं जहां वो एक आंख वाला मॉन्स्टर रोशनी नहीं फेंक पाता है। अब हम वापस इनसे घूमते हुए सोने की नीलामी, कर्ज में रखे हुए मकानों की नीलामी और बैंकों से किश्तों की वापसी या बैंकों में डिफॉल्ट होने वालों की संख्या और किश्तों की वसूली न होने को हम वापस जीडीपी की तरफ लेके आते हैं। इस आंकड़े को हम सामने रखते हैं, तीन तथ्य हमें मिलते हैं और वापस इसी जीडीपी पर आते हैं जिस तिमाही का आंकड़ा जो हमें दिया गया अगस्त के महीने में। वो ये बताता है कि अप्रैल और जून 2021 में भारत का प्राइवेट कंजम्पशन केवल 18 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 2019 की इसी तिमाही से 19% कम है। भारत की 60% जीडीपी इसी प्राइवेट कंजम्पशन से बनती है, जो हम लोग खर्च करते हैं इससे बनती है। इसके डूबने का मतलब था कि इन सारे लोगों का भी डूब जाना और भविष्य के लिए रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर भी असर पड़ना। और इसलिए जब वो आंकड़े आए और उन आंकड़ों का प्रचार होने के बाद जब उनको आंकड़ों को भीतर से खंगाला गया तो लगभग हर जगह, हर एनालिसिस में एक बात उभर कर सामने आई कि पहली तिमाही जिसमें सरकार ने यह बताया है कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, वहां कंजम्पशन रिकवर नहीं कर रहा है, खपत रिकवर नहीं कर रही। क्योंकि खपत कैसे रिकवर करेगी? खपत रिकवर करने वाले लोगों में तो ये एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास है जो बनाता है। इसलिए इस तिमाही आंकड़े की रोशनी में हमने ये देखने की कोशिश की कि क्या उद्योग भी उतने ही उत्साहित हैं, इंडस्ट्री भी उतनी उत्साहित है, उसको भी लगा कि चीजें प्री कोविड लेवल की तरफ जा रही हैं। तो रिजर्व बैंक एक ओबिकस सर्वे जारी करता है, रिजर्व बैंक का एक सर्वे आता है, ओबिकस सर्वे आधिकारिक रूप से, वो ये हमें बताता है कि किसी गिवन पीरियड में, मंथ में और क्वार्टर में भारत के उद्योगों में अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कितना है, यानी जितनी क्षमता उनके पास है उसकी कितनी क्षमता का वो उपयोग कर रहे हैं। अब ओबिकस सर्वे जो 2021 का था उसने हमें बताया कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अभी 70% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे नहीं पहुंची। अभी भी उनके पास 30% कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 30% कैपेसिटी खाली पड़ी हुई है क्योंकि बाजार में डिमांड नहीं है। तो अब हम कहां से सोचना शुरू कर रहे थे? हमें ये पता लग रहा था कि नहीं, एकदम सरकार ने लोगों को सस्ता कर्ज देने के लिए आगे बढ़ा दिया है, सरकार ने बहुत सारी रियायतें दे दी हैं, सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन दे दिए हैं और नई फैक्ट्रियां लगना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहां तो, और ये 70% एवरेज है हर सेक्टर का, में किसी सेक्टर में 50% 40% क्षमता का इस्तेमाल हो रहा होगा, किसी सेक्टर में 60% 70% हो रहा होगा। तो जब कंपनियां अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही हैं तो नया निवेश और नया रोजगार कहां से आएगा? अब ये तार हमने जोड़ा एक दूसरे आंकड़े से, जीडीपी का जो आंकड़ा था, बीच में हमने एक तरफ रखा लोन और मकान बिकने और कर्ज रिजेक्ट होने का, बीच में एक तरफ हमने रखा लोगों की खपत का आंकड़ा और तीसरी तरफ अगस्त के महीने में भारत में जिस अप्रैल मई जून में भारत की रिकॉर्ड ग्रोथ रेट रिकवरी दिखाई गई, उसके बाद के अगस्त के महीने में भारत में 15 लाख लोगों की नौकरियां गई। सीमाई ने बताया, ये सीमाई का आंकड़ा आया। भारत में बेकारी की दर अगस्त में 8.32% हो गई, जो कि इससे पहले जुलाई में 6.95% थी। यानी हम जैसे जैसे मंदी से निकलने की शुरुआत कर रहे हैं वैसे वैसे बेकारी बढ़ रही है, नौकरियां और ज्यादा जा रही हैं, कम नहीं हो रही। अब अगर आप पूरी पजल को साथ में बिछाकर देखिए तो इसमें 4 बड़ी चीजें दिखाई देती हैं। एक, जो बड़ा कंज्यूमर क्लास है, जिसको बड़ी जिसके नाम पर बाइक बिकती है, जिसके नाम पर कपड़े बिकते हैं, जिसके नाम पर साबुन और एफएमसीजी बनता है, वो संदीप, सुधा, अमित और रवि जैसे लोगों का डिमांड का हिस्सा है। ठीक है, एक दूसरे आंकड़े में दिखता है, वो आंकड़ा हमें उस 20% की रिकवरी को में नहीं नजर आता। इनके फाइनेंशियल, यही मेरा सवाल था अंशुमान जी, माफ कीजिएगा टोकने के लिए, मेरा सवाल यही था
कि ये बात कुछ लोग शायद पूछ भी लें अगले एपिसोड में, कि ये सारे आंकड़े तो बहुत ज्यादा क्राफ्टेड हैं, बहुत ज्यादा ठोक मरम्मत के साथ सामने आए हैं, बहुत रिसर्च के बाद सामने आए हैं। इन आंकड़ों की भी क्यों नहीं गिनती जीडीपी में होती है? ये आंकड़े भी क्यों एकदम अनुत्तरित हैं? हाँ, वो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि भारत का जीडीपी जो है वो उत्पादन की तरफ से पैमाइश करता है, ग्रोथ की, इनकम की तरफ से पैमाइश नहीं करता, सप्लाई की साइड से पैमाइश करता, मांग की साइड से पैमाइश नहीं करता। मांग हमेशा रोजगार से आती है या लोगों की खपत से आती। तो जब हम डिमांड साइड से जीडीपी को एस्टिमेट ही नहीं करते हैं तो प्रोडक्शन साइड से दिखाते हैं, और प्रोडक्शन साइड में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी बेस इफेक्ट के कारण बड़ी दिखाई देती। तो हमने क्या किया कि इस जीडीपी की तिमाही के आंकड़े को समझने के लिए हमने कुछ और दूसरे हाई फ्रिक्वेंसी डेटा का इस्तेमाल किया। हमने गोल्ड के जेवरात की नीलामी का इस्तेमाल किया, हमने मकानों की नीलामी के आंकड़े को देखने की कोशिश की, हमने बैंकों से लोन की किस्तें बाउंस होने के आंकड़े को समझने की कोशिश की, और फिर उसकी रोशनी में हमने जीडीपी का एक आंकड़ा देखा जो इस बात की ताकीद करता था कि भारत की अर्थव्यवस्था में खपत नहीं लौटी, डिमांड नहीं लौटी। वो पिछले साल 2019 के स्तर से 12% कम है। और फिर उसे हम लेकर गए, इस आंकड़े को लेकर हम गए कंपनियों के दरवाजे पर, और वहां हमें चिपका मिला रिजर्व बैंक का ओबिकस सर्वे, जो ये बताता है कि भारत की ज्यादातर कंपनियां अभी अपनी कैपेसिटी का 50-60% ही इस्तेमाल कर पाई हैं। और जब उसे हमने प्रोजेक्ट किया तो हमें लगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि जिस तिमाही और जिस तिमाही के बाद सरकारें कह रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स आ गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी हो रही, उसी दौरान भारत में एक महीने में 15 लाख लोगों की नौकरियां क्यों जा रही हैं? यहां तो वापसी होनी चाहिए नौकरियों की, रोजगारों को रीइंस्टेट किया जाना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए जिनके चले गए थे, अगर इकोनॉमी ग्रोथ पर आ रही है। एक और हाई फ्रिक्वेंसी नंबर था जिसने हमें इसे समझने की कोशिश की। तो ये पूरा चक्र है जो जीडीपी के अंदर छिपा हुआ है कहीं वहां पे, लेकिन अब जीडीपी में एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं होता, हमारी इंडिविजुअल डेट का डेटा नहीं होता, हमारे फाइनेंशियल डिप्रेशन का डेटा नहीं होता, हमारी फाइनेंशियल चैलेंजेस का डेटा नहीं होता, तो वो डेटा इसमें नहीं होता। लेकिन उत्पादन से जब सही तो सारी चीजें निकलती तो हमें उसे दिखाई देता है। ऑटोमोबाइल उद्योग की तमाम कोशिशों के बावजूद खासतौर पर टू व्हीलर्स की सेल्स में बढ़ोतरी नहीं हुई, जो रूरल एरिया से आती है। जो आंकड़े हमें भी मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रूरल एरिया, यहाँ पे सर आपकी तरफ से क्लियर कर दूं कि ऑटोमोबाइल सेल का जो आंकड़ा है ये कंपोजिट आंकड़ा है। वो महीने का 1-2 महीने का जो डेटा आया है अभी, उसको लेकर लोग आ जाएंगे कि सर देखिए डेटा तो बढ़ा है, लेकिन आप एक कंपोजिट, हम एक होलिस्टिक पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। हाँ, एवरेज देख रहे हैं हम। हाँ, उस आंकड़े में भी टू व्हीलर्स की सेल्स अगर आप 2018-19 की तुलना में देखें तो नहीं बढ़ी। और इस क्यों नहीं बढ़ी, फिर हम एक तीसरे हाई फ्रिक्वेंसी नंबर पे जाते हैं जो हमें इस बात को सपोर्ट करता है कि जो जीडीपी का आंकड़ा है वो उजाला तो है पर वो दाग क्यों है। 2 सर्वे हमारे पास आए, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे दिया और सीएमआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया, और दोनों बता रहे हैं कि भारत में उपभोक्ताओं का विश्वास या भरोसा अभी भी न्यूनतम स्तर पर बना हुआ है कंज्यूमर्स का। चाहे वो सीएमआई का सर्वे देख ले या उनके दिमाग में जो सर्वे हमको संकेत करता है, उनके दिमाग में आशंकाएं हैं, चिंता है, भविष्य के प्रति बेहतर होने की अभी उम्मीद उसमें नहीं जग रही है। तो अक्सर कभी आंकड़े बहुत सारी चीजें में बता नहीं पाते। अगर हम देखें कि सिर्फ विशुद्ध रूप से आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो अगर कोविड वाली मंदी नहीं आई होती, हम मान लें कि 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था केवल 5% की विकास दर से बढ़ रही होती, छोड़ दीजिए 7.5%, 8% और 9% की, भारतीय अर्थव्यवस्था केवल 5% की दर से भी बढ़ रही होती तो 2022 में साल भारतीय अर्थव्यवस्था का सालाना जीडीपी का आकार 160.59 लाख करोड़ रुपए होता। अब इसे हासिल करने के लिए 2022 में पूरे साल 20% की विकास दर चाहिए। तो अब हमारे पास जो अगली तिमाही के आंकड़े आ रहे हैं या जो अगली तिमाही के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं वो 7-8% के आसपास आ रहे हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प किस्सा मुझे याद आता है, जो सवाल आपने शुरुआत में पूछा था कि जो वन आइड मॉन्स्टर है इसमें दिखता क्यों नहीं है। और इन आंकड़ों में हमें हमारे आसपास के लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, या हमको दिखने वाली दुकानें, या हमारे शॉपिंग मॉल के अंदर खाली पड़े बंद हुए स्टोर, वो सब क्यों नहीं दिखते। हम अमेरिका और अफगानिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, लोग वियतनाम और अफगानिस्तान की तुलना कर रहे हैं। एक दिलचस्प किस्सा मुझे याद आता है। आंकड़े दरअसल आपको बहुत कुछ बता नहीं पाते। रॉबर्ट मैकेनमारा वियतनाम युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे अमेरिका के। मैकेनमारा हेनरी फोर्ड के साथ काम कर चुके थे।
हेनरी फोर्ड सेकंड के साथ काम कर चुके थे और उनकी फैक्ट्री को रिवाइव करने में उन्होंने बड़ा रोल निभाया था। मैकेनमारा को डेटा का एक्सपर्ट कहा जाता था, आंकड़ों का एक्सपर्ट कहा जाता था। वो हर चीज को संख्याओं में नापते थे, जिसके बारे में हमने बात की थी ना, कि जैसे अमेरिका में जीडीपी का आविष्कार हुआ और उसने दुनिया भर की सारी गतिविधियों को एक आंकड़े में बंद कर दिया। मैकेनमारा हर चीज को संख्याओं में नापते थे। वियतनाम युद्ध के दौरान जो कोवर्ट ऑपरेशन चलाने वाले एडवर्ड लैंसडेल थे पेंटागन के, उन्हें वहां कुछ जमीनी हकीकत का एहसास था। सुनते हैं, हमारा रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो मैकेनमारा ने एक चार्ट बनाया और उन्होंने उस व्यवस्था में क्या किया था कि वियतनाम में हर चीज का आंकड़ा इकट्ठा किया था। कितने हेलमेट मिलते हैं सैनिकों के, कितनी बंदूकें मिलती हैं, कितने जूते मिलते हैं, कितने कपड़े मिलते हैं, कितने लोगों की शव मिलते हैं। उसके बेस पर वो प्रोजेक्ट करते थे कि नहीं, हम हार नहीं रहे हैं, हम तो जीत ही रहे हैं। ये देखिए, डेटा बता रहा है कि वियतनाम सैनिकों के इतने जूते मिले हैं, वियतनामी सैनिकों के इतने कैप्स मिले हैं, और इस बेस पर वो पेंटागन को बाकी लोगों को बताते थे। उन्होंने इसके बेस पर एक चार्ट बनाया और मैकेनमारा ने वो चार्ट एडवर्ड लैंसडेल को दिखाया, जो पेंटागन के स्पेशल ऑपरेशंस के चीफ थे। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये चार्ट है, इस चार्ट के हिसाब से अगर हम ऐसे बढ़ते रहेंगे ना, तो हम वियतनाम के युद्ध को खत्म करके और जीत कर वापस आएंगे। लैंसडेल ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धांत की बाकी सब तो ठीक है इस आंकड़े में, बाकी सारे तो आंकड़े सही है, इसमें एक चीज नहीं है, एक आंकड़ा नहीं है। तो मैकेनमारा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सारा डेटा वहां से कलेक्ट कर रहा हूं। लैंसडेल ने कहा कि इसमें वियतनाम के लोगों की फीलिंग्स नहीं है। उसको कौन से आंकड़े में आप बांधोगे, क्योंकि चीजें वहीं से बदलती हैं जहां से लोगों की फीलिंग्स होती हैं। और उसके बाद युद्ध का नतीजा क्या हुआ और अमेरिका को वियतनाम से वापस लौटना पड़ा, और फिर मैकेनमारा कमीशन की रिपोर्ट, और उसके बाद सारी घटनाएं हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। तो अक्सर पेपर्स आपको, मतलब पेंटागन पेपर्स, और उसके बाद फिर पत्रकारिता के इतिहास का भी एक बड़ा हिस्सा उससे जुड़ता है। द पोस्ट फिल्म इस पे है। हाँ, द पोस्ट फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए स्पीलबर्ग की, उसको समझने के लिए। तो मैकेनमारा जो कि वार जोन से डेटा लेकर आ रहे थे, वो भी ये समझ नहीं पाए कि वियतनाम वार किसी दूसरे तरह से लड़ा जा रहा है। भारत में जीडीपी हमें सच बताता नहीं, सच छिपाता है। जितनी वास्तविकताएं हैं उनसे कम हमें बताता है, क्योंकि यहां ग्रोथ की पैमाइश उत्पादन में बढ़ोतरी से होती है, और उत्पादन को आप बेस इफेक्ट से बढ़ा सकते हैं, सरकार के टैक्स कलेक्शन को बढ़ता हुआ दिखा सकते हैं। लोगों की इनकम को नापने का हमारे सामने कोई पैमाना नहीं होता है। और इसलिए भारत में क्या हुआ है कि इस मंदी ने, जो मंदी पिछली बार आई है, उसने दो हिस्सों में बांट दिया है देश के प्रोडक्शन और इनकम ग्रुप को। एक हिस्सा वो है जिनका नुकसान हुआ है, और एक हिस्सा वो है जिनका काम तमाम हुआ है। तो नुकसान वाले वर्ग में वो बड़ी कंपनियां हैं, मझोली कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय नतीजे आप पढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि इंडिया की इकोनॉमी तो रिकवर कर रही है। उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि उनको टैक्स में कटौती हुई, उन्होंने टैक्स बचाया, उन्होंने कर्मचारियों की छटनी कर दी, पैसा बचाया, उन्होंने अपने डेट रिटायर कर दिए, सस्ते ब्याज दर का लाभ उठा के सस्ता कर्ज लिया, उन्होंने अपने ऑपरेशनल लिमिटेड किए, पिछले 1 साल में उन्होंने अपने खर्चों पर और नियंत्रण किया। उनकी बैलेंस शीट में, उनके नतीजों में हमें अर्थव्यवस्था उभरती हुई, आगे आती हुई दिखाई देती। अच्छा, वही आंकड़े जीडीपी में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का डेटा वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो हमें वो बेहतर दिखाई देती। जबकि दूसरी तरफ, और तीसरा काम उन्होंने क्या किया, जब इस सबके बाद उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, तो उनके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होने लगी। देखिए, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारें बिक नहीं रही, पर सारी कंपनियां 3-3 बार 4-4 बार कीमत बढ़ा चुकी है। मारुति ने 1 साल में अभी तक 3री बार कीमत बढ़ाई है। तो जिनका नुकसान हुआ था, नुकसान उनका भी हुआ था, जिनका नुकसान हुआ था, उन बड़ी कंपनियों ने 4 रणनीतियां अपनाई। एक, पहले बड़े पैमाने पर रोजगारों की छटनी की, लोगों को हटाया, निकाला, उनकी तनख्वाहें काटी। दूसरा, सरकार से मिली टैक्स रियायतों को कंपनी में नहीं लगाया, प्रॉफिट में और बाकी हिस्सों में किया। और जब बाजार खुलना शुरू हुए, लॉकडाउन उठना शुरू हुए, तो उन्होंने क्रमशः धीमे धीमे कीमतें बढ़ाकर जो लॉसेस थे उनको रिकवर करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जिनकी जिक्र हमने ये किया कि जो संदीप हैं, सुधा हैं, रवि हैं, या सुमित जैसे लोग हैं, इनका जीडीपी टूटा नहीं है सिद्धांत, इनका जीडीपी डूब गया है। इनके हिस्से का जो जीडीपी है ना, वो पूरी तरह डूब गया है। और अगर हमें मंदी से जीतना होगा तो इनके जीडीपी को उभारना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके जीडीपी के उभरने के बिना भविष्य में कोई कंपनी, कार कंपनी या कोई बाइक कंपनी या कोई एफएमसीजी कंपनी या कोई टेक्सटाइल कंपनी निवेश नहीं करने वाली है।
वो अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाने वाली, वो नई यूनिट नहीं लगाने वाली, जब तक उसे ये नहीं दिखाई देगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के पिरामिड का जो आधे से ज्यादा हिस्सा है, जिसमें ऐसी ही अर्थव्यवस्थाएं आती हैं, छोटी छोटी लाखों इकोनॉमीज हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर वो जो नापाल की प्रसिद्ध बुक है ना, मिलियन म्यूटिनीज वाली, मिलियंस इकोनॉमीज हैं, संदीप की, सुधा की, रवि की, अमित की और बाकी लोगों की। ये जो इकोनॉमीज हैं, इन इकोनॉमीज में अगर रिवाइवल नहीं आया तो ऊपर के हिस्से का रिवाइवल सस्टेन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हमारी निगाह इस पर रहेगी कि अगली तिमाही में हमें खपत कितनी बढ़ती दिखाई देती है, रोजगारों की क्या स्थिति रहती है, और खास तौर पर वो महत्वपूर्ण इंडिकेटर जहां से हमें यह महसूस होगा कि नहीं, लोगों में अब भविष्य के प्रति भरोसा आ रहा है। तब तक ये उजाला है, उजाला बिल्कुल है, पर दाग दाग उजाला है। अंशुमान जी, ये बातचीत तो हो चुकी है, कुछ सवालों की ओर चलते हैं। आपके पास भी जाहिर है कुछ सवाल होंगे जो आपसे लोग पूछते रहते हैं इनबॉक्स वगैरह में। हमारे पास भी कुछ सवाल हैं जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, तो उन सवालों को भी पूछेंगे। आप भी आपसे भी जो, और एक आध क्वेरी मेरी भी है, तो कई सवालों को जोड़ जाड़ के बनती है, तो उस पर बातचीत करते हैं। तो विश्व कल्याण एक व्यक्ति हैं, वो पूछ रहे हैं कि, पूछ क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। टेल मी वन डेवलप्ड कंपनी वेयर गवर्नमेंट ओन्स सो मेनी Tell me one developed country where government owns so many companies. Even the socialist and welfarist economies like Sweden, Canada, and Norway tends to avoid running airlines, power line, etc. हाँ, ये इनका ऑब्जर्वेशन है, सही है। मतलब इनकी सूचना ये है कि दुनिया में जो लोगों को, मुझे लग रहा है कमेंट सेक्शन पढ़ के ना अंशुमान जी, लोगों को एक ये स्वभाव हुआ है कि हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम उनके फैक्ट्स को देख रहे हैं, फैक्ट्स को खंगाल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने हमको ये समझा कि, और ये हमने उसको कहते हुए दर्पण के साथ कहा था कि हम दोनों तरफ से बताएंगे, आप अपना पक्ष चुन लीजिए। तो कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में प्राइवेटाइजेशन के पक्ष की राजनीति चुन ली, और कुछ लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के या सरकारी कंपनियों के पुनर्गठन के, डिसइन्वेस्टमेंट के विपक्ष की राजनीति चुन ली। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी तरफ खड़े हो सकते हैं। पिछले 25 साल से हम ये खेमे भारत में सरकारी कंपनियों को लेकर देखते चले आ रहे हैं, पर जो बुनियादी सवाल, जो कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, जिन्हें हम बताकर आपकी बहस को रिच करना चाहते हैं, इनरिच करना चाहते हैं, ये हम उस मकसद से ये पूरे तथ्य सामने रखे गए थे। तो उसमें वो जो सवाल हैं, उन सवालों को हम आज लेते हैं। आप कुछ पूछे नहीं तो फिर हम लोग उस पर डिस्कशन कर लें। हाँ, एक सवाल ये भी है कि इसके जुड़ा हुआ एक सवाल है प्रसाद मुखर्जी का, कि सर, इवन आफ्टर 20 years of adopting privatization, why has the parliament not prepared any proper and transparent procedure for sector specific price determination and disinvesting or privatization till date? ये भी एक सवाल है। मैं चाह रहा हूँ कि this is where the crux lies, and this is where I've said in the last that if you want to support privatization, ask government for transparency. Put a right value to the assets. Do not do a distress sale. Do not give it to a company who already has a monopoly in the market. So you must, he said very clear thing. In last 25 years, India could not develop a privatization or a restructuring of public sector or disinvestment strategy. ये तो केवल स्टॉप गैप है कि जब आपका बजट घाटे में जाता है, 50-60 हजार करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए निकालने के लिए किसी को भी कहीं दे देते हो। 3 साल 4 साल से तो केवल सरकारी कंपनियों ने ही सरकारी कंपनियों को खरीदा, एक सरकारी कंपनी ने दूसरी सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी। So he is perfectly right that India should have a very transparent asset monetization policy and disinvestment policy. उनका पॉइंट बिल्कुल सही है। जो सवाल हमारे पास आए उसमें 2 तरीके के सवाल थे। जैसे बहुत सारे लोगों की बातचीत से मुझे महसूस हुआ, अगर वो वही कहना चाह रहे थे जितना मैं समझ पाया उनके मैसेज से, कि उनके दिमाग में 2 तरीके के भ्रम हैं। सरकार और सरकारी कंपनियों को अलग अलग मानते हैं। सरकार और सरकारी कंपनियां अलग अलग नहीं है। जब वो सरकार की बात करते हैं तो उनका राजनीतिक विवेक जागृत हो जाता है, और जब वो सरकारी कंपनियों की बात करते हैं तो वो अगर उस कंपनी से जुड़े बैठ जाता है, हाँ, तो तब वो अगर उस कंपनी से जुड़े हैं या उससे उनका कारोबार आता है या वहां वो काम करते हैं, वो जुड़ जाता है। एक चीज समझना जरूरी हमारे लिए है, हालांकि हमारे पास लंबी चर्चा का समय नहीं है, किसी समय मिले तो हम चर्चा करेंगे। सरकार जिन जिन क्षेत्रों में मूल्य तय करती है, प्राइस तय करती है सर्विसेज और प्रोडक्ट का, उन क्षेत्रों में कभी भी प्राइवेट सेक्टर सक्सेसफुल नहीं होता।
आप इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दूर ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देख लीजिए, रेलवेज आपके सामने है, गैस आपके सामने है, कोयला आपके सामने है, पावर आपके सामने। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां हैं, वो प्रोडक्शन साइड में है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड में नहीं है। वो अपनी बिजली पैदा करती हैं और फिर डिस्कॉम को बेचती हैं, उनसे पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं। अगर वो सस्ती बिजली बनाती भी है तो आप तक सस्ती बिजली नहीं आती है, आती तो वही बिजली है जिसका पैसा राज्य सरकार और उसका रेगुलेटरी कमीशन और डिस्कॉम तय करता है। जहां डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं दिल्ली जैसे जगहों पर, वहां बिजली सस्ती करने के लिए राज्य सरकारों को सब्सिडी देनी पड़ती है, इसकी हमने पूरी बहस सुनी थी। तो जहां पर सरकारें, जिन जिन सेक्टर्स में सरकारें प्राइस कंट्रोल कर रही हैं सर्विसेज का एक हमने बिजली सेक्टर का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण पेट्रोलियम का, जिसमें बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि पेट्रोलियम सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां हैं तो, पर वो क्यों नहीं खड़ी हो पाती? इसलिए नहीं खड़ी हो पाती क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर में प्राइस कंट्रोल सरकार के हाथ में है। डिस्ट्रीब्यूशन के मार्केट में सबसे बड़ा शेयर सरकारी कंपनियों के पास है, और सरकारी कंपनियों के पास नेटवर्क होने के कारण प्राइवेट कंपनियां वो नहीं दे सकती। अब चुनौती क्या है यहां पर, एक बार सरकार अगर पूरे मार्केट को डीरेगुलेट कर दे तो एक छोटा सा उदाहरण, ताजा उदाहरण मैं देता हूं कि कैसे कंपटीशन आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट रिफाइनिंग मार्जिन इंडियन ऑयल और बीपीसीएल से ज्यादा है। हाँ, अभी जब रिलायंस ने अपना नतीजा जारी किया तो उसका नेट रिफाइनिंग मार्जिन, जो सिंगापुरियन बेंचमार्क है रिफाइनिंग मार्जिन, उसके पास पहुंच चुका है। यानी रिलायंस उसी काम से, उसी रिफाइनिंग से, उसी व्यवस्था से ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट ढंग से उत्पादन करती है, जिससे कि बाकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स करती हैं। एफिशिएंसी के गहरे इश्यूज हैं। अब रिलायंस क्यों ऐसा कर लेती है और ये कंपनियां क्यों नहीं कर पाती हैं? उसकी वजह यह है कि रिलायंस अपने क्रूड के मिक्स को बेहतर करती है, रिलायंस समय पर क्रूड खरीदती है, और रिलायंस समय पर क्रूड खरीदने के साथ अपनी प्रॉफिट्स बढ़ाते है, और प्रॉफिट हो कंपनी अपने पास रखती है। तो जो लोग ये समझते हैं कि सरकार और सरकारी कंपनियां अलग हैं, उन्हें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, भारत में करीब 375 सरकारी कंपनियां हैं। उन कंपनियों के घाटे, मुनाफे, डिविडेंड सब सरकार के हैं। उनमें काम करने वाले कर्मचारी उन्हीं शर्तों व्यवस्थाओं के तहत काम करते हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए बनी हुई है। वो कंपनियां अगर मुनाफा कमाती हैं और लाभांश देती हैं तो सरकार के खाते में जाता है, और वो कंपनियां अगर घाटा उठाती हैं तो सरकार अपने बजट से उनको पैसा देती है। जो बजट में दिया हुआ पैसा वो हमारे टैक्स पेयर्स का या बचतकर्ताओं का, बैंक के बचतकर्ताओं का। तो जहां जहां से सरकार ने प्राइसिंग से अपने को बाहर किया। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खुले हुए 15 साल हो रहे हैं, पर रेलवे में कोई भी कंपनी निजी निवेश करने क्यों नहीं आती? क्योंकि टैरिफ सरकार तय कर रही है। पेट्रोलियम सेक्टर में चूंकि दरें सरकार तय करती है, इसलिए कंपटीशन नहीं है। तो जो लोग प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उन दोनों लोगों को समझना जरूरी है कि सरकारें धीमे धीमे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और तब वो कोशिश करती जब उनके लिए चलाना उनके बस से बाहर हो जाता है। 375 कंपनियां हैं सरकार के पास 375 कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज तो आप छोड़ दीजिए। इनको चलाना और इनमें इतना पैसा डालना और उसके बाद इन्हें इफिशिएंट नहीं बना पाना, हमने मार्केट के बारे में भी पिछली बार जिक्र किया था कि इनका मार्केट परफॉर्मेंस भी देखा जा सकता है। तो यही चीज कुछ हद तक हमें बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। जैसे लोग समझते हैं कि सरकारी बैंक अलग है और सरकार अलग है। ये भी तथ्य समझना जरूरी है कि भारत के बैंक्स जो आपसे 100 रुपया लेते हैं, उसका 18 रुपया तो सरकार को दे देते हैं उसके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके के एसएलआर के तौर पर। भारत के बैंकों को दो वजह से खड़ा किया गया है। भारत के बैंक सरकार की गारंटी पर सस्ता डिपॉजिट जुटाते हैं। लाखों डिपॉजिटर्स जिन्हें यह पता नहीं है कि बैंक से उनको इतना इंटरेस्ट रेट कम मिलता है जो कि इन्फ्लेशन से कम है, वो सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि इस बैंक के पीछे सरकार खड़ी हुई है, वो उससे बार्गेन नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे जुटाते क्यों हैं? जुटाते इसलिए हैं क्योंकि सरकार इसके बदले उन्हें उन क्षेत्रों को लोन देने के लिए कहती है जिन्हें कोई लोन नहीं देगा। आप पब्लिक सेक्टर के बैंक्स का इस्तेमाल सरकारी स्कीमों को चलाने में ही किया जाता है, वही उनका मेन बिजनेस है। सरकार के प्राइवेटी सेक्टर की लेंडिंग में किया जाता है, सरकार की फूड लेंडिंग में किया जाता है, और वहां भी पीछे सरकार खड़ी होती है, तब सरकारी बैंक उनको कर्ज देते हैं। आज परिस्थिति क्या हो गई है सरकारी बैंकों की कि सरकारी बैंक एक सीमा से अधिक सस्ता डिपॉजिट नहीं ला सकते, क्योंकि सरकार केवल डिपॉजिट सस्ता रखने के लिए, उनकी डिपॉजिट की लागत कम रखने के लिए सिद्धांत इतने उपक्रम करती है कि वो हमें कहीं भी अच्छा रिटर्न नहीं कमाने देती। बैंकों में ब्याज दर कम रहे डिपॉजिट पर, इसके लिए स्मॉल सेविंग्स की ब्याज दर भी कम कर दी जाती है। और अगर आप थोड़ा स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़िए तो इतने टैक्स लगा दिए जाते हैं आपके स्टॉक की ट्रेडिंग और प्रॉफिट्स पे कि
वो ये चाहती है कि मैक्सिमम 60-70% भारत की बचतें सरकारी बैंकों के पास रहें और सरकारी बैंक सस्ता कर्ज लोगों को दे सके। अब यहां जो प्राइस मैकेनिज्म है वो सरकार कंट्रोल करती है। तो प्राइस क्या है? यहां प्राइस है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सरकार चूंकि सबसे बड़ी बारोअर है बाजार की, सबसे ज्यादा कर्ज लेती है, तो वो प्राइस फिक्स करती है। इसीलिए सरकार की जो 10 ईयर का बॉन्ड है, 1 ईयर का बॉन्ड है, वो मार्केट में इंडिकेटर माना जाता है। एक पहला जो समझौता, लिखित समझौता सरकार और सरकारी बैंकों के बीच में या सरकारी बैंकों के साथ है कि आप सस्ता डिपॉजिट लेकर आओ, हम गारंटी देते हैं, इसके पीछे खड़े सरकार खड़ी। इसीलिए भी सरकार ने एक और बिल पास किया था जिसमें कि खातों पे नुकसान की गारंटी बढ़ा दी गई थी। ठीक, अब आप लेके आओ तो आप क्या करो, आप आकर उन लोगों को लोन दो जो बैंकेबल नहीं है। आप मुद्रा लोन जैसी योजनाएं चलाओ जिसमें ऑलमोस्ट कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं, और निश्चिंत रहो अगर डूब जाएगा तो हम पीछे खड़े हुए हैं, हम बजट से आपको फिर दोबारा कैपिटल दे देंगे। लेकिन जितना आप बिजनेस करते हो, उस सारे बिजनेस में जो कमाते हो उसका एक बड़ा हिस्सा हमको दे दो, और वो डिविडेंड सरकार लेकर चली जाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो सफर करता है वो डिपॉजिटर है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आता जब भी मुनाफा होता तो उसका फायदा किसको मिलता है? इन्वेस्टर्स को, शेयरधारकों को, जो ना बैंक का शेयर खरीद रखा। मैं अक्सर कहता हूं कि स्टेट बैंक में पैसा रखना और स्टेट बैंक के शेयर खरीदने में जमीन आसमान का फर्क है एकदम है वो है। तो फायदा उनको मिलता है जो इन्वेस्ट करते। तो इन्वेस्टर कौन है? सबसे बड़ी इन्वेस्टर तो सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी हिस्सेदारी तो उसकी। और बाकी जो बाजार में इन्वेस्टर जितने समझदार हैं, उनको लगता है कि बैंक में पैसा रखने से ज्यादा रिटर्न उनको बैंक का शेयर खरीदने से मिलेगा। डिपॉजिटर्स जो पूरे बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ हैं, जिनके खेल पर जिनके पैसे पर पूरा तमाशा चलता है, उसी से सरकार की एसएलआर लेंडिंग होती है। वही पैसा सरकार को जाता है और घूम के सरकारी बैंकों के जरिए स्कीमों में डाइवर्ट होता है, और फिर वो घूम के वापस सरकारी बैंकों के पास आता है। वो सारा फंड ऐसे इस तरह से चलता है। अब ये व्यवस्था लंबे समय से ऐसी चल रही थी, पर खराब व्यवस्थाओं का यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा वैसी ही चलती रहे। एक समय के बाद चीजें बुरी तरह लड़खड़ा गई। आज सरकारी बैंकों की स्थिति यह है कि सरकारी बैंकों के पास बैंकेबल प्रोजेक्ट नहीं है, और अब उनके भविष्य के लिए चुनौती यह है सिद्धांत की भारत के जीडीपी में क्रेडिट का रेशियो घट रहा है। जिस साल सरकार ने सबसे कम कर्ज दर रखी 2020 में रेपो रेट, उस साल भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वेंचर जियो का किसी भी सरकारी बैंक के लोन से नहीं खड़ा हुआ। अगर बैंकेबल प्रोजेक्ट है, अगर बड़ा आइडिया है, तो उसके लिए दुनिया भर से इन्वेस्टर खड़े हैं तैयार आपके सामने। रिलायंस जो सबसे बड़ी, सबसे अच्छी साख वाली कंपनी है, उसने अपना डेट रिटायर कर दिया। तो डेट किसका रह गया इनके खाते में? डेट रह गया उन लोगों का जो डिफॉल्टेड है, जो डूब रहे हैं। और इसीलिए सरकारी बैंकों से इंफ्रास्ट्रक्चर में लेंडिंग कराई जाती है, रिस्की सेक्टर्स में लेंडिंग कराई जाती। ये पूरी व्यवस्था हमें वहां लाकर खड़ा कर देती जहां सरकार खुद अपने जाल में जाकर फंस गई है। इन बैंकों को बनाए रखा जाए या इनको हटाया जाए। तो ये तथ्य जरूर हमें ध्यान में रखना जरूरी है हमारे लिए कि जो पूरी की पूरी बैंकिंग है वो जिस तरह से चलती चली आ रही है, उसमें ये बात मैं सिर्फ इससे नहीं कर रहा हूं। भारत के इकोनॉमिक सर्वे को जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं सिद्धांत, उन्हें पिछले 4-5 साल के इकोनॉमिक सर्वे ध्यान से पढ़ने चाहिए। भारत के बैंकों की इससे ज्यादा और भी गंभीर समस्याओं के बारे में पूरे चैप्टर लिखे हैं सरकार ने कि बैंकों की स्थिति क्या है, उनमें रिटर्न कितने मिलते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट, का जो एक्सपेंडिचर है एम्प्लॉयमेंट, या उनकी जो इफिशियंसी है वो क्या, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई। तो ये डिबेट में आप दोनों तरफ खड़े हो सकते हैं, किसी भी तरफ चुन सकते हैं। आपकी इच्छा की बात है, आप चाहिए तो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में होइए या विपक्ष में होइए, लेकिन सरकार भी उतने दृढ़ निश्चय के साथ आगे जाने को तैयार नहीं है। वो भी तब तक इन्हें बनाए रखना चाहती है जब तक वो ये डूब ना जाए। नहीं तो बीएसएनएल को, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था जब भारत में प्राइवेट कंपनी आई थी, तो बीएसएनएल को 4G में भेजा जाना चाहिए था, लेकिन तब सरकार खुद ही मानने को तैयार नहीं थी कि बीएसएनएल इतनी एफिशिएंट कंपनी है कि उसको 4G का स्पेक्ट्रम दिया जाए, जबकि उसको तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हुए थे। उस दौरान हम सिद्धांत टेलीकॉम कवर करते थे और हम लिखते थे उस समय बीएसएनएल के अधिकारियों से, कहते थे कि आप क्यों नहीं सरकार से बहस करते हो, आप तो बहुत पीछे रह जाओगे, देखिए इतनी कंपनियां सामने खड़ी हो गई। लेकिन तब सरकार के अपने सोच में बीएसएनएल को लेकर एक दूसरे तरीके की सोच थी। ये चीज हमारे लिए इस पूरी बहस में समझना जरूरी है कि ये नितांत रूप से बाइनरी नहीं है। रखने में भी नुकसान है और बनाए रखने में भी नुकसान है। बेहतर बनाने में और बेहतर बनाने में रास्ता, और बेहतर कैसे बनाएंगी सरकारें वो सोच नहीं पाती। वो पहले इनको इस्तेमाल करके निचोड़ लेती है, फिर उसके बाद इन्हें बेचने के लिए बाजार में खड़ा कर देती है। तो इस सवाल जवाब के सेशन में मेरे ख्याल से अर्थात का सबसे लंबा सेशन हुआ इस बार का, क्योंकि काफी बहस तलब बातचीत भी थी। अंशुमान जी, चलते चलते थोड़ा सा समय बचा है, लिखना, पढ़ना, देखना क्या क्या हुआ
बताइए। हाँ, पढ़ने के लिए इस बार तो कई सारी नई किताबें आ गई हमारे पास। एक मैट रिडले की किताब है रेशनल ऑप्टिमिस्ट। दिलचस्प किताब है जो बताती है कि आप ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच में कैसे खड़े हो सकते हैं। अभी कल ही मेरे पास आई है। ह्यूमन काइंड, ये रस्टर बेकमैन की बहुत इंटरेस्टिंग किताब है जो आपको मानव जाति का बहुत उम्मीद भरा इतिहास बताती है। उसको हम पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे प्रसंग हैं उसमें। पिछले साल की इस साल की सबसे अच्छी किताबों में से रुस्तर बेकमैन की किताब मानी जा रही है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। देखने में हमने बहुत दिन से मैं कुछ तलाश रहा था हैसिडिक ज्यूज पर, जो कि जो सबसे कंजर्वेटिव ज्यूज माने जाते हैं दुनिया में। उनके ऊपर नेटफ्लिक्स पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है। ओके। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी हैसिडिक ज्यूज पर, क्योंकि मैं हैसिडिक ज्यूज पर और काफी सारा डेटा तो मिलता है, पर उनकी लाइफ क्या, वो क्यों इतने कंजर्वेटिव है और कैसा ऑपरेशन है उस सोसाइटी के भीतर कितने कंजर्वेटिव और कैसे नियमों में उनको रखा जाता है। मतलब उनके वहां स्कूलों में कोई सेक्युलर किताब पढ़ने तक की छूट नहीं होती, किसी तरीके की इंटरनेट की भी छूट नहीं होती। और ये कहानी ब्रुकलिन की है, न्यूयॉर्क की, जहां हैसिडिक ज्यूज की सबसे बड़ी कम्युनिटी रहती है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वहां से भाग के आई थी। तो उस पर वो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी जिसको देखने का समय मिला मुझे। अरे वाह। और मेरा पढ़ना लिखना तो कुछ ऐसा रहा है कि एक नटवर सिंह की किताब है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो थे। हाँ। तो राजा सूरजमल। तो मैं जाटों पर कुछ रिसर्च कर रहा था, तो पूरी पॉलिटिक्स पे, तो मुझे वो किताब मेरे सामने रही। उसके मतलब मूल तो मुझे नहीं मिली, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद जो कि अच्छा अनुवाद है, छोटी सी किताब है। और जाटों के बारे में किन्होंने क्या क्या लिखा, उसको नटवर सिंह ने बहुत अच्छे से कंपाइल किया। जाटों की रियासतें कहाँ क्या थी, कहाँ कहाँ थी, उनकी मुगलों से लड़ाई जो कैसी हुई, जाट कहाँ से आए थे, इसके बारे में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। जाटों के राजा कौन कौन से थे, किस्से किस्से, छोटे छोटे किस्से, किन किन कबीलों से लड़ाई हुई, मुगलों के किन सेनापतियों से लड़ाई हुई। काफी अच्छी किताब रही वो मेरे लिए। छोटी सी पतली सी किताब है, राजा सूरजमल, इतना ही नाम है किताब का। और दूसरी किताब वो मैंने पढ़ना शुरू किया है अभी, संजय बारू की इंडिया से लाइट। तो अच्छा। हाँ, तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया है अभी। अब देखते हैं उसमें क्या मिलता है। काफी ज्यादा मजेदार, पिछली किताब पे तो बहुत बहस हुई थी उनके, तो इस किताब पे देखते हैं। देखने ताकने में ऑब्वियसली मनी हाइस्ट का नया सीजन देख डाला है अपन ने। तो स्पॉइलर लोग कमेंट में मत लिखिएगा। दूसरे लोग बहुत गुस्सा होते हैं, गाली हमको पड़ती है, लंदन टॉप के लोगों को। इन लोगों ने क्या किया, कई सारे दर्शकों ने जा जाके अंशुमान जी जो देख चुके थे, एकदम गुस्सा दिलाने के लिए जाके स्पॉइलर लिख मारा वहां पे कमेंट में। इसीलिए तो नेटफ्लिक्स पे चर्चा करने में हमेशा संकोच रहता है कि लोगों को तत्काल स्पॉइलर मिल जाते हैं, और अगर आप रेफर कर दें तो फिर उसमें नीचे लोग कोट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और लेकिन अंशुमान जी, एक और डॉक्यूमेंट्री सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, नई आई है, मेरे ख्याल से आपने देखी होगी, आपकी नजर से गई होगी, टर्निंग पॉइंट। हाँ, टर्निंग पॉइंट। मैंने एम्पायर्स भी ये जो बाबर पे सीरीज है जो डिज्नी हॉटस्टार पे वो मैंने देखी, क्योंकि उसमें कई सारे प्रसंग और संदर्भ से इतिहास लिखने के दौरान, पढ़ने के दौरान रहा था। तो वो भी सीरीज मैंने अब उसका अगला सीजन आए तब थोड़ा सा स्पष्टता आएगी कि किस दिशा में जा रही है वो। पर भव्यता के लिहाज से टर्निंग पॉइंट मैंने देखी, वो काफी अच्छी सीरीज है। सीरीज क्या है वो मैं बता दूं तो आप देख सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री है, इस तरह से कोई स्पॉइलर भी नहीं है उसमें। 9/11 का जो हमला हुआ था, सितंबर 11 को जो ट्विन टावर्स पे हमला हुआ, पेंटागन पे स्ट्राइक हुई, जो आतंकवादी हमला था, उसके बाद अमेरिका ने कैसे अफगानिस्तान पे हमला किया, किन रणनीतियों के तहत बुश ने कैसे एकदम क्या कहते हैं, सुपरसीड किया कांग्रेस को, कैसे अवर्ट किए गए। क्योंकि आप वॉर अगेंस्ट द नेशन का रूल होता है, वॉर अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन का रूल नहीं होता है। आप अफगानिस्तान में अफगानियों से प्रेम करते हैं, अफगानियों को भला बताते हैं, वहां पर जाके तालिबान से लड़ते हैं, जिनको आपने कुछ साल पहले सोवियत से लड़ने के लिए हथियार दिए थे, जिनके मुजाहिदों को, और फिर उनसे लड़ते हैं, वही आपसे लड़ाई करते हैं, फिर अलकायदा से लड़ते हैं। फिर आप इराक चले जाते हैं पता नहीं क्या सोच के, और दुनिया से कहते हैं कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले हैं। और फिर वो आप वहां लड़ते हैं, कहते हैं कि इराक में और अलकायदा में बहुत गहरा रिलेशन है। फिर वहां पे आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि वहां नहीं मिले, बट लेकिन वो
हमला करने के कैपेबल हैं, ये सोचते तो आप इराक में पूरी लड़ाई लड़ते हैं जो आपकी लड़ाई नहीं है, फिर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है, बुश ओबामा रिट्रैक्ट करते हैं इराक से, अफगानिस्तान पर फोकस करते हैं। और ये जो अभी अफगानिस्तान में इवेंट्स चल रहे हैं, तालिबान के पावर सीज करने के तमाम चीजें, उसको लेकर वो टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है उसको समझने के लिए वो देखना हाँ। है। पुराने तालिबान लीडर्स का, पुराने मुजाहिद लीडर्स का जो सोवियत की फाइट में थे, उनका तक इंटरव्यूज है उसमें, उनके तक इंटरव्यूज हैं, कैसे कैसे चीजें शिफ्ट हुई हैं, रेडिकल कैसे, ग्वांटानामो बे में क्या क्या हुआ, अबू गरीब में क्या क्या हुआ। मतलब अच्छी सीरीज है, 1-1 घंटे के 5 एपिसोड है, जरूर देखना चाहिए मुझे। और ये अर्थात है इस हफ्ते का। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत 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 धन्यवाद।